बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी। 65 लाख फर्जी वोटर्स के कटे नाम, विपक्ष को लगा झटका। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले पवन सिंह। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन चल रहा था और इसके बाद अब चुनाव आयोग ने फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें से 65 लाख फर्जी मतदाताओं का नाम कटने की खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव जो है होने वाले हैं और इससे ठीक पहले सबकी नजर, खासकर विपक्ष जिसने लगातार एसआईआर का विरोध किया है, उसकी नजर इस फाइनल मतदाता सूची पे थी और आखिरकार चुनाव आयोग ने इस फाइनल लिस्ट को जारी कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद अब फाइनल वोटर लिस्ट को जारी किया है। चुनाव आयोग ने लिस्ट की सूची अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए लिस्ट में करीब 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाना या कटवाने के लिए लोगों को करीब 60 दिन का मौका दिया गया था। फाइनल एसआईआर लिस्ट में पटना जिले में 1,63,600 मतदाता बड़े हैं। पटना में पहले 46,51,694 मतदाता थे और फाइनल रोल में जो है 48,15,694 मतदाताओं के नाम है। दरभंगा में यह आंकड़ा जो है इसी तरीके से था। आपको बता दें कि 80,947 वोटर्स बढ़े हैं। पहले 27,99,852 वोटर्स थे और अब ये बढ़कर 28,80,799 हो गए हैं। नवादा में भी ये देखने के लिए मिला। नवादा जिले में भी तकरीबन आपको बता दें 30,491 वोटर्स बढ़े हैं। पहले ये आंकड़ा जो है ये तकरीबन 16,85,798 वोटर्स थे और अब यहाँ पे 17,16,289 वोटर्स हो गए हैं। मुजफ्फर जिले में भी 88,108 वोटर्स बढ़े हैं। पहले यहाँ पे तकरीबन 32,03,370 वोटर्स थे और अब फाइनल रोल में इसका आंकड़ा जो है आपको बता दें कि बढ़ा है, जिसमें 32,91,478 वोटर्स जो है दिख रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह ये आंकड़ा बढ़ा था और ऐसे में जो फर्जी वोटर्स थे, जो फर्जी मतदाता थे, उनके नाम इस फाइनल वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इसी के अनुसार यानी इलेक्शन कमीशन के अनुसार एसआईआर की प्रक्रिया जून 2025 से शुरू की गई थी और इसमें 7.89 करोड़ रजिस्टर वोटर्स से दोबारा फॉर्म भरवाए गए थे। इसके बाद 1 अगस्त को लिस्ट जारी की गई, जिसमें 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए थे। 65 लाख लोग ऐसे वोटर्स हैं जो मर चुके हैं या स्थायी रूप से बाहर चले गए हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास 2 वोटर आईडी थे। फाइनल लिस्ट जारी होने के साथ ही चुनावी तैयारी और तेज हो गई है। बिहार में 2003 के बाद पहली बार एसआईआर प्रक्रिया चली है। इसे 24 जून 2025 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था फर्जी जैसे विदेशी नागरिक, दोहराए गए और स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से हटाए और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना। इसके तहत 7.24 करोड़ मतदाताओं ने फॉर्म लिए थे। एसआईआर का पहला फेज जो है 25 जुलाई से शुरू हुआ था, जिसमें 99.8% कवरेज पहला से आपको बता दें कवरेज हासिल की गई है। आंकड़ों के अनुसार 22 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है। 36 लाख मतदाता अपने घर पर नहीं मिले। 7 लाख लोग किसी नई जगह अस्थायी निवासी बन चुके हैं। बिहार में एसआईआर की शुरुआत में 11 दस्तावेज मान किए गए थे। 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आधार नंबर को 12 दस्तावेज माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस फाइनल लिस्ट के आने से ठीक पहले जमकर बयानबाजी देखने के लिए मिली। इस बीच आपको बता दें कि अनिल विज का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है हरियाणा के मंत्री अनिल विज का, सुनिए। हाँ, तो शुद्ध मतदाता सूची जारी की जा रही है। किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एतराज़ करने के लिए बाकायदा जो नियमों के तहत प्रावधान है 1 महीना दिया गया था कि अगर किसकी गलत बन गई है तो ठीक करवा ले, गलत कट गई है तो लगवा ले, नहीं लगी है तो बनवा ले, और उसके बाद ही ये जारी की गई है। और अब इसके ऊपर चुनाव सबको करवा लेना चाहिए।
तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर उन्होंने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची जो है वो जारी की जा रही है, किसी को इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऐतराज करने के लिए नियमों के तहत 1 महीने का प्रावधान किया गया था, इसके बाद जो है ये सूची बनाई गई थी। वह इस मामले पर लगातार बयानबाजी चल रही है। इसी बीच इस मामले को लेकर जो है रविशंकर प्रसाद बीजेपी के नेता है, क्या कुछ उनका भी कहना है, सुनिए। देखिए, भारत के चुनाव के कानून में इस बात का अधिकार है चुनाव आयोग का कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। आज जब फाइनल लिस्ट हो रहा है तो 3 सवाल उठाने हैं। क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में? जो मृत है उसको रखा जाए? जो 2 जगह वोटर हैं उनको रखा जाए? और सबसे बड़ी बात, जो घुसपैठिए हैं उनको रखा जाए? यही तो बड़े सवाल है। ये तो हमेशा होता रहा है। हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हर चुनाव के पहले पुनरीक्षण होता है, हम लोग भी लगते हैं। तो क्या मतलब है इसका? तो ये सब हारे हुए लोगों की हताशा है और मुझे कुछ नहीं कहना। देखिए, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रथम दृष्टया तमिलनाडु सरकार की एक बड़ी विफलता है। अगर उन्होंने कर्नाटक सरकार की गलतियों की सजा, जिस तरह से आरसीबी विक्ट्री परेड में लोगों को भुगतने के बाद, कई इंसानी मौतों को देखने के बाद अगर एहतियाती कदम करूर में नहीं उठाए गए तो ये एक बड़ी विफलता तमिलनाडु सरकार की है। और निसंदेह जो तमिल फिल्मों के नायकों की लोकप्रियता है, इसका पूर्वानुमान बेहद आवश्यक होना चाहिए था कि बहुत ही बड़ी संख्या में लोग विजय को सुनने के लिए आएंगे। और ऐसे में अगर कोई बड़ी चूक हुई है तो इसकी सज़ा 40 से ज़्यादा इंसानी जिंदगियों को भुगतनी पड़ी। उनकी मौतों ने लोगों को झकझोर दिया है। इसीलिए तमिलनाडु सरकार को अपनी सरकार के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। करूर मामले में बीजेपी ने 8 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाया। निसंदेह देखिए, इस त्रासदी ने लोगों को हिला दिया है और ऐसे में एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर इस टीम का गठन मानवता की दृष्टि से बेहद आवश्यक था। और बहुत सारे तथ्य इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के जांच के दौरान उभर करके आएंगे, ऐसा हम लोगों का भी विश्वास है। आज बिहार SIR का है वो फाइनल परमिशन। देखिए, निसंदेह आज की तारीख बेहद अहम है। एक लंबी मैराथन प्रक्रिया के बाद अब जो नई सूची आएगी, इस सूची के आधार पर विधानसभा के चुनाव होंगे। अब विपक्ष के कोराम को जनता ने भी पूरी तरह से नकार दिया और SIR जमीनी तौर पर कोई मुद्दा रहा ही नहीं है। नए चुनाव में नई मतदाता सूची और बिहार का विकास एक अहम मुद्दा होगा और इस मैंडेट को लेकर के एनडीए पूरी तरह से आश्वस्त है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने भी आज जो लिस्ट रिलीज हुई है इसे लेकर उन्होंने कहा था कि आज लिस्ट रिलीज हो जाएगी और इस लिस्ट में से उन लोगों को हटाया जा रहा है जो भारत के नागरिक नहीं है या फिर जो मर चुके हैं या फिर कहीं और जा चुके हैं। तो आखिर इसे लेकर क्यों इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो लोग यहाँ से चले गए हैं या फिर जो लोग हार रहे हैं वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों है। वो इस मामले को लेकर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहा था ओपी चौधरी ने, भी सुनिए। फर्जी वोट कराने का कल्चर अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। आज से पहले जब बैलेट पेपर होते थे, नए बक्से बदल दिए जाते थे, कांग्रेस के ज़माने में नए वोट जोड़ दिए जाते थे, कुछ भी किया जाता था। वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करना किसी भी लोकतंत्र में सबसे जरूरी काम है और इलेक्शन कमीशन का वो अधिकार से बड़ा उसका दायित्व है। और जो भी फर्जी वोटर्स बंगाल से इधर उधर से जोड़ने का दुष्प्रयास विपक्षी लोग, इंडी गठबंधन के लोग करते हैं, इस तरह के कल्चर जो भी करता है उसको समाप्त करना निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बिहार में मतदाता सूची का प्यूरिफिकेशन हुआ है और जब अंतिम प्रकाशन हो जाएगा तो साफ तौर पर लोग देख पाएंगे कि जिसका जेन्युइन वोट है उसका वोटर लिस्ट में नाम है और जो गलत है वो बाहर होंगे। इससे मतदान की प्रक्रिया शुद्ध होगी, सही निर्णय होंगे और जो गलत करने वाले लोग हैं उनके लिए एक सबक होगा। 10 सीट बंटवारे को लेकर विपक्ष जो है लगातार
तो जैसे कि आपने उनका भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही इस फेक वोटिंग कल्चर की शुरुआत की थी और आज कांग्रेस ही चिल्ला चिल्ला के इसे लेकर सवाल कर रही है। जब इसका प्यूरिफिकेशन किया जा रहा है, उन वोटर्स को हटाया जा रहा है जो यहाँ के नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिक है, और ये काम जो इलेक्शन कमीशन का है, इसे लेकर आखिर इन्हें इतनी आपत्ति क्यों है। इस मामले को लेकर बिहार में मंत्री नितिन नवीन का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उनका भी कहना है, सुनिए। देखिए, आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे खत्म हो जाएंगे जिन्होंने राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया, वोट के चोरी का आरोप लगाया, जबकि वोट के खुद वे खुद लूटने वाले लोग हैं। जिन्होंने वोट को हमेशा बंदूक के नोक पर लूटा हो, वो आज वोट की चोरी की बात कर रहे हैं। आज उनका जमीन घिसक जाएगा। आज जब प्रकाशन होगा तो निश्चित रूप से दिखेगा कि जो घुसपैठियाँ हैं उनको ही इस पूरे प्रोसेस में रोका गया। जो बिहार के नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज कहीं ना कहीं राहुल बाबा और तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। ये एक ठगबंधन है, आपस में एक दूसरे को ठगते हैं। निजी महत्वाकांक्षा वाले ये लोग हैं, इनका ना कोई विचार है, ना कोई नीति है, कोई ना नीयत सही है। तो निश्चित रूप से ये लोग सब अपने लिए जीते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे। पहले भी आपने इंडिया अलायंस को देखा है कैसे ताश के पत्ते की तरह बिखरा था। इस बार भी ये ठगबंधन ऐसे ही होगा। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं। जिस तरीके से फाइनल लिस्ट जारी हुई है, इसे लेकर विपक्ष भी अब इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दे सकता है, क्योंकि लगातार एसआईआर को लेकर उनके द्वारा हंगामा किया गया था। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने कुनबे को मजबूत करने में पूरे जोर शोर से लगी है और इसी क्रम में भोजपुरी के स्टार माने जाने वाले पवन सिंह भाजपा के घर में वापसी पक्की हो गई है। पवन सिंह ने दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और इस मुलाकात के ठीक बाद पवन सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। पवन सिंह के साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और भाजपा के मंत्री ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। अमित शाह के आवास पर सभी नेताओं की मुलाकात हुई और इसके बाद पवन सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और एक प्रकार से अपनी घर वापसी यानी भाजपा में आने पर मुहर लगा दी। बता दें, पवन सिंह सुबह सुबह दिल्ली के राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते नजर आए। कुशवाहा ने पवन सिंह को आशीर्वाद दिया और इसके बाद गृह मंत्री से मिलने के लिए वो विनोद तावड़े के साथ पहुंचे थे। मुलाकात के बाद पवन सिंह ने मीडिया में कोई बातचीत नहीं की, वो हाथ जोड़ते हुए वहां से निकल गए। इसके बाद आपको बता दें कि अमित शाह से मुलाकात के बाद वो जो है जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इसी दौरान मीडिया से बातचीत में पवन सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव रहेंगे, विधानसभा समय बताइए। कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से अलग ही कब हुए थे, हम हमेशा से साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। तो इससे यानी साफ है कि पवन सिंह की जो है वापसी है हो चुकी है। एक ही दिन में पवन सिंह की 3 बड़ी मुलाकातों से बिहार की सियासत गरमा गई है। माना जा रहा है कि भाजपा पवन सिंह के जरिए शाहबाद को साधने की कवायद में जो है जुटी हुई है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा था। काराकट की सीट पर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। ये सीट महागठबंधन के खाते में चली गई थी और अब पवन सिंह के आने से इसमें मजबूती आएगी और बिहार चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिए। धन्यवाद।